गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आज अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले चैप्टर की कुछ चीज़ों को दोबारा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वहाँ हमने पढ़ा था सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब वो चार्ज जो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता था। और दूसरा हमने पढ़ा था टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब वो इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज जिसका अपना फील्ड नेग्लिजिबल है, यानी अगर उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वहां पर वो उस फील्ड में कोई भी चेंज नहीं लाता है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं लाता है। तो टेस्ट चार्ज, जैसा कि नाम से ही पता है, टेस्ट करने वाला चार्ज, यानी ये किसको टेस्ट करता है कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो टेस्ट चार्ज को हमने वहां डिफाइन किया था कि इट इज द इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। ओके बच्चों, हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते हैं तो उसको दो तरीके से स्टडी किया जाता था। सबसे पहला था जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस ये हमारा एक सोर्स चार्ज है और इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी तक। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स और जो फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यानी जब r इन्फिनिटी होगा वहीं पर फील्ड या फोर्स जीरो हो सकता है। तो हमारा ये एक सोर्स चार्ज है और ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करता हूँ तो इस सोर्स चार्ज की वजह से उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था, और अगर मैं इस फोर्स को पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट कर लेता हूं तो इसको हमने वहां एक नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम स्टडी करते हैं तो पहला तरीका हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर मैं इसको चार्ज यानी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करता हूं तो मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलनी है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन फील्ड की होगी। तो मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इस तरह से हमने अवे फ्रॉम द पॉजिटिव दिखाया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखता हूँ, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम ये जो सोर्स चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, और रिपल्शन का मतलब फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और अगर मेरा यही चार्ज नेगेटिव होता तब ये इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता, तो तब फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हो जाती। ओके बच्चों, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी हम एक टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाते हैं तो उस टेस्ट चार्ज के पास कुछ एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? बेसिकली टेस्ट चार्ज जब इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ से पहले भी, तो इस पर एक रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो जब भी हम टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से या किसी भी दूसरी लोकेशन से इस लोकेशन पर लाएंगे तो हमें इस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी लोकेशन पर लाया जाता है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, और क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक पोजीशन पर लाया गया है, तो इस एनर्जी को हमने क्या कहा? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं उसी चार्ज को इस पॉइंट बी पर लाता हूं तो मुझे इसके कंपैरिजन में अब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट बी इस सोर्स चार्ज के ज्यादा नियरेस्ट है, तो यहाँ पर रिपल्शन फोर्स ज्यादा है, तो मुझे वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी हमारे पास है दैट इज सपोज UB, और यहाँ पर क्लियर है कि ये जो एनर्जी पॉइंट बी पर है ये ए पर एनर्जी के कंपैरिजन में ज्यादा है। ओके तो बच्चों, चार्ज को जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाते हैं तो हमें जो रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होता है, यानी दैट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, बाय द एक्सटर्नल एजेंट, हमें बाहर से वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वर्क जो हमें करना पड़ता है टू मूव द चार्ज, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इसको हम WAB कहते हैं, और ये किसके इक्वल होगा?
ये इन दोनों पोटेंशियल एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल होगा। मान लीजिए पॉइंट ए तक मुझे लाने में जो वर्क करना पड़ रहा था वो 100 जूल करना पड़ रहा था, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है। और अगर मैं उसी चार्ज को पॉइंट बी पर लाता हूं तो मुझे जो वर्क करना पड़ रहा था वो सपोज 150 जूल करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 150 जूल है। अगर मैं खाली चार्ज को ए से बी तक लाने की बात करूं तो उसके लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, दैट विल बी 150 माइनस 100, दैट मीन्स यूबी माइनस यूए, यानी वो 50 जूल होगी। अगर मैं इस वर्क डन को पर यूनिट टेस्ट चार्ज कैलकुलेट कर लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो बच्चों हम इसको लिखने का एक तरीका बनाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज वीएबी, तो इसको लिखते हैं पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन वीबी माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन दैट इज वीए, और फॉर्मूला होगा WAB अपॉन Q नॉट, यानी UB माइनस UA अपॉन Q नॉट। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in the electric field by the external agent without acceleration। तो देखिए ये वर्ड मैंने एक बोला है without acceleration, इसको कहने का रीजन क्या है? अगर मैं चार्ज को A से B पर लाता हूं तो मैं इसको अगर बिना एक्सेलरेट करे हुए लाऊंगा, बिना इसकी वेलोसिटी को चेंज करे हुए लाऊंगा, तो मैंने इसको कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं की है, यानी ए से बी तक आने में इसने कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं की है। तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? खाली पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसको एक्सेलरेट भी कराऊंगा तो पॉइंट बी पर मैंने दो काम किए हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी इसके पास एनर्जी होगी, और दूसरा जब मैं इसको एक्सेलरेट करूंगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी एनर्जी होगी। तो इसलिए जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं work done per unit charge to bring it from one point to another point in the electric field without acceleration। okay? बच्चों यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा और यहाँ पर कम है, तो ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो बी पर है दैट इज पोटेंशियल, वो पॉइंट ए पर पोटेंशियल से ज़्यादा है। UB माइनस UA अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 150 माइनस 100, यानी ये ग्रेटर है ये लेस है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आनी है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन भी पॉजिटिव आना है। तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर वर्क डन एक एक्सटर्नल एजेंट की वजह से किया जा रहा है, रिपल्शन के अगेंस्ट किया जा रहा है, तो इसलिए वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि UB ग्रेटर होता है UA से। ओके, यहाँ पर VB ज्यादा है VA से, तो VB माइनस VA यानी पॉजिटिव, तो आप कैसे भी सोच सकते हैं। बच्चों अगर हमारा यही सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तब, अब यहाँ पर अगर मैं टेस्ट चार्ज को प्लेस करता हूँ तो अब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, और जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यानी ये इस चार्ज को एक्सेलरेट भी करेगा। तो इस कंडीशन में जब चार्ज पॉइंट ए पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी UA है, लेकिन जब ये चार्ज ए से बी तक आएगा, क्योंकि अब वर्क रिक्वायर्ड नहीं है, अब आपको वर्क मिल रहा है, और वो वर्क कौन करके दे रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड करके दे रहा है, क्योंकि ये सोर्स चार्ज अब उस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। अब आपको किसी भी एक्सटर्नल वर्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहले केस में जब चार्ज पॉजिटिव था तो वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी वर्क हमें करना पड़ता था, और इस केस में वर्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्क इज ऑब्टेन्ड, हमें वर्क फील्ड करके दे रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो बच्चों जब यहाँ चार्ज पॉइंट ए पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी UA है। अब जैसे ही मैं चार्ज को यहाँ से रिलीज करता हूँ तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसको अपनी तरफ फोर्स लगाकर एक्सेलरेट करेगा,
तो अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज होने से यानी काइनेटिक एनर्जी को गेन करने से हम इसे नहीं रोक पाएंगे। तो जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक आता है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पॉइंट बी पर अब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले के कंपैरिजन में कम रह जाती है, यानी नाउ UB इज लेस देन UA। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में दैट इज VB माइनस VA, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज द वर्क डन, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UB माइनस UA पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व करता हूँ तो UB लेस है UA से, तो यहाँ पर हमारा जो वर्क का आना चाहिए फ्रॉम A टू B उसका साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और ये नेगेटिव साइन शो करता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है यानी वर्क ऑब्टेन होता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल है VB और यहाँ पोटेंशियल है VA एंड नाउ VB इज लेस देन VA, और क्योंकि VB VA से कम है दैट्स व्हाई द वर्क डन विल बिकम्स नेगेटिव। आप कैसे भी सोच सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये जो कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है ये हमने खाली एक चीज़ के लिए स्टडी किया है जो 1 मार्क क्वेश्चन आपका आता है, और वो आपको अब क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हुई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, हम ये कह सकते हैं। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यहाँ पर ये वर्क क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, यानी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड without acceleration, तो that is also called potential difference between these two points। तीसरा हम कह सकते हैं ये जो वर्क डन है that is not work done by the external agency, that is the work done by the field। यहाँ पर फील्ड ने वर्क किया है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई है, उसका कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो हम यहाँ पर कहते हैं the negative of the work done per unit test charge by the electric field between any 2 points, that is called potential difference between 2 points in the electric field। okay, तो इस तरह से हम potential difference को explain कर सकते हैं। आपको जो 1 मार्क क्वेश्चन है उसमें यही आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है। आपको ये देखना होता है कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से हो रहा है या वर्क डन फील्ड की वजह से हो रहा है। अगर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से होगा तो यू विल राइट इट पॉजिटिव, और अगर वर्क डन फील्ड की वजह से होगा देन यू विल राइट इट नेगेटिव। और आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है उसका रीजन भी समझ में आ गया है कि पहले केस में पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी ए पर पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा थी, लेकिन दूसरे केस में बी पर पोटेंशियल एनर्जी ए पर पोटेंशियल एनर्जी से कम रह जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर पोटेंशियल VAB यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो हम निकाल रहे हैं उसको लिखने का हमारा तरीका है, और यही तरीका क्यों है जब हम इसको डिराइव करेंगे आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट अभी आप ध्यान रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये होगा फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल। और आपने ऑब्जर्व किया पहले केस में फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल ज़्यादा था और इनिशियल पर कम था, तो इसलिए VB माइनस VA पॉजिटिव ही आया था। और यहाँ पर फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल से कम है, इसलिए VB माइनस VA नेगेटिव आया है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल। तो अब हमारी डेफिनेशन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर हमें किसी एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर हमारा ये जो पॉइंट ए है ये
किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर फील्ड ही नहीं है, और अगर वहां फील्ड नहीं है तो वहां पर वर्क भी नहीं करना पड़ रहा है चार्ज को उस पर्टिकुलर पोजीशन पर एज इट इज रखने के लिए, यानी वहां पर कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, यानी वहां पर कोई पोटेंशियल भी नहीं है। और वो पोजीशन हमें पता है कि फील्ड, किसी भी सोर्स चार्ज का फील्ड जीरो कहाँ होता है, इंफिनिटी पर। तो अगर हम चार्ज की पहली पोजीशन इंफिनिटी पर ले लेते हैं तो वहां पर उसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो अगर मैं VA को इंफिनिटी पर ले लेता तो ये पोटेंशियल क्या हो जाता, जीरो। तो अब इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता, दैट इज VB माइनस VA, वो इस पॉइंट पर पोटेंशियल के इक्वल ही होगा ना, तो इसी को हम कहेंगे पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इस केस में हम अपना जो रेफरेंस पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, हम उसको इंफिनिटी पर ले लेते हैं, क्योंकि इंफिनिटी पर फील्ड जीरो होता है, इंफिनिटी पर फोर्स जीरो होता है, यानी चार्ज पर ना कोई फोर्स काम कर रहा है क्योंकि वहां कोई फील्ड ही नहीं है। तो इसलिए वहां पर उसको रहने के लिए किसी वर्क डन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वहां पर उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, और क्योंकि वर्क ही रिक्वायर्ड नहीं है तो पोटेंशियल भी क्या है, जीरो है। तो इसलिए हम डेफिनेशन में क्या करते हैं, हम डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, तो बच्चों हमारा ये आर्टिकल है, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में एज ए डेरिवेशन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज। तो मान लीजिए ये चार्ज Q है और इससे R डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले हम एक चार्ज को पॉइंट A पर लाते हैं, Q0 टेस्ट चार्ज को। तो इस चार्ज की वजह से उस पर क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q0, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम ले लेते हैं x, तो x स्क्वायर। अब अगर मैं चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, यानी A से B तक एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम इसे देते हैं dx। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने का रीजन क्या है, ये भी आपको समझना चाहिए। बेटा जैसे जैसे हम चार्ज को A से B की तरफ ले जा रहे हैं तो सोर्स चार्ज से इस टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस लगातार कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है ये लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर मैं वर्क निकालना चाहता हूं चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, तो मैं ये डिस्प्लेसमेंट इतना कम ले रहा हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो वेरिएशन हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो नेग्लिजिबल है। तो इसलिए मैं फोर्स की वैल्यू को यही रख सकता हूं जो मैंने यहां कैलकुलेट की है। अदरवाइज फिर मुझे लगातार वेरिएबल फोर्स का एवरेज कैलकुलेट करना होगा, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपली डिस्प्लेसमेंट इतना कम लिया है कि हम ये मान रहे हैं कि यहां से यहां तक आने में फोर्स में जो वेरिएशन हुआ है दैट इज नेग्लिजिबल। तो अगर हम कहते हैं वर्क डन, और वर्क डन किसने किया है, एक्सटर्नल एजेंसी ने, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द चार्ज फ्रॉम A to B is a small amount of work dW, that is force into displacement, force dot displacement। और आपको पता है A dot B इक्वल टू होता था AB cos थीटा। फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर f dx cos 180 डिग्री एंड दैट इज माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो दैट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज dx फ्रॉम A to B बाय द एक्सटर्नल एजेंट।
लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पर। तो अगर मैं पहले टोटल वर्क डन निकालता हूं टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि हमें वर्क डन निकालना है पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस लोकेशन, यही उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगा। तो हम वर्क डन निकालते हैं W इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में। ये होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन दीज लिमिट्स। पहली पोजीशन चार्ज की कहाँ थी, इंफिनिटी पर, और अब उसकी पोजीशन कहाँ है, r डिस्टेंस पर। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इंफिनिटी टू r। तो यहाँ पर इंफिनिटी टू r और इसकी वैल्यू है -f dx। अगर मैं इस वैल्यू को रखता हूं तो f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx इंफिनिटी टू r। ओके बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो x को छोड़कर बाकी जो भी यहाँ पर टर्म्स हैं वो एज ए कांस्टेंट ली जाएंगी, तो हम उनको बाहर ले लेते हैं। तो वर्क डन जो करना पड़ रहा है चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, तो q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेते हैं, माइनस एज इट इज पहले से है ही। तो ये हो गया माइनस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx और लिमिट्स हैं इंफिनिटी टू r। अब ये होगा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर होता है -1/x इंटीग्रेट इंफिनिटी टू r। हम इसकी लिमिट पुट करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस। तो q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पॉजिटिव हो गया है, अंदर रह गया 1/x। तो x को पहले अपर लिमिट से रिप्लेस कर देते हैं, फिर x को लोअर लिमिट से रिप्लेस कर देते हैं, एंड दैट विल बी द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो दैट इज q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा 1/इंफिनिटी। अब अगर मैं पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट P is Vp, that is work done per unit test charge to bring it from infinity to P। तो अगर मैं इसको Q नॉट से डिवाइड करता हूं तो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन Q नॉट से Q नॉट कट हो जाएगा और P पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो दैट विल बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पोटेंशियल कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। दूसरा, ये पोटेंशियल दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, क्योंकि फील्ड किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, सोर्स चार्ज की वजह से। तो एक तो ये सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, और दूसरा ये उस सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं वर्क का यूनिट देखता हूं तो दैट इज जूल, चार्ज की यूनिट देखता हूं दैट इज कूलाम, तो पोटेंशियल की यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम, या हमने इसको एक और नाम दिया था दैट इज वोल्ट। और क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसमें हमने पहला फैक्टर था जिससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया था, दैट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने का, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके बच्चों, अब एक आर्टिकल आपको करना है। अगर हमारा ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होता और मुझे इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता जो इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते। हम पहले चार्ज को मान लीजिए यहाँ पॉइंट A पर है, तो इस बार इस टेस्ट चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है दैट विल बी अट्रैक्टिव, F रहेगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन सेपरेशन X, बिल्कुल वही लेना है आपको। अब आप चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं A to B dx,
तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, और वो वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट नहीं होगा, दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाकर अब अपनी तरफ इसको खींच रहा है, यानी वर्क इज ऑब्टेन्ड। तो उस कंडीशन में F और dx के बीच का एंगल वहां 180 डिग्री था और यहाँ 0 डिग्री आएगा। जब आप इसको सॉल्व कर दे जाएंगे तो आपको पॉइंट P पर अब जो पोटेंशियल मिलेगा दैट इज -1/4πε0 Q/R, वो ये आएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज और भी पता चलती है कि पोटेंशियल चार्ज की नेचर पर डिपेंड करता है। पहले केस में हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव था तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव था, और अब हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव है। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए, और वो क्या है, हमने ऑब्जर्व किया था कि जब हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव था और हमारा चार्ज A से B पर आता था, यानी फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हम चार्ज को मूव कराते थे। ऐसे फील्ड इस डायरेक्शन में है, हम इसको इधर लेकर आते थे, तो पोटेंशियल B पर जो होता था वो A पर पोटेंशियल से ज्यादा होता था, यानी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि क्या नेगेटिव चार्ज में भी ऐसा होगा, तो बिल्कुल होगा। जब आप यहाँ चार्ज को A से B तक लाते थे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती थी, यानी यहाँ पर पॉइंट B पर पोटेंशियल कम हो जाता था पॉइंट A पर पोटेंशियल से। तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो पोटेंशियल यहाँ ज्यादा था और यहाँ कम होता जा रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, या हम कह सकते हैं फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है। फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ओके, तो बच्चों आज हम यहीं तक करते हैं, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा और आप इसको अच्छे से करेंगे। एक सिंपली ध्यान रखना है, बिना पेन को यूज़ किए आप किसी भी डेरिवेशंस को ऑरली ना करें, क्योंकि जब तक आप अपना पेन यूज़ नहीं करेंगे जब तक आप डेरिवेशंस को, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ओके।